जीपीएस जीपीएस खोल लेना, जीपीएस पढ़ते हैं। देखो, जीपीएस 26 अप्रैल 1969 को पूर्ण रूप से शुरू हुआ। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि जीपीएस पूर्ण रूप से शुरू कब हुआ सेनाओं के लिए। पहली बात सुन लो, जीपीएस सबसे पहले शुरू हुआ था 26 अप्रैल 1969 को पूर्ण रूप से। ठीक है, शुरुआत में ये सिर्फ सेनाओं के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1980 में क्या हुआ, ये सभी आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। जीपीएस पूरी तरह से फ्री नेटवर्क प्रणाली है। 1960 में अमेरिका की सेना द्वारा जीपीएस का पहली बार प्रयोग किया गया, और रूस के द्वारा कब किया गया, स्पुतनिक में प्रयोग किया था 1957 में। जीपीएस की शुरुआत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा 1937 में की गई। जीपीएस की शुरुआत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा 1937 में की गई, 37 में। जीपीएस सिस्टम 24 उपग्रहों की मदद से काम करता है। ये सभी उपग्रह पृथ्वी से 12,000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में है। ये सभी उपग्रह 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। जीपीएस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, लोकेशन पता करने के लिए, मैपिंग में, सर्विंग में। ठीक है, कार की चोरी पता करने के लिए, नेविगेशन, ट्रैकिंग, टाइमिंग पता लगाने के लिए करते, सब में करते हैं। जीपीएस उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या 26,600 किलोमीटर है। जीपीएस उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या 26 या 600 किलोमीटर। जीपीएस में एटॉमिक वॉच परमाणु घड़ी का प्रयोग करते हैं, जिसकी आवृत्ति 10.23 मेगाहर्ट्ज़ होती है। और जीपीएस रिसीवर में क्वार्ट्ज क्लॉक का प्रयोग करते हैं। जीपीएस रिसीवर से किसी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति 1 मीटर नज़दीक तक मिल सकती है। नेक्स्ट, जीपीएस नव स्टार जीपीएस अक्षरों का छोटा रूप है। नव स्टार जीपीएस का छोटा रूप क्या है, जीपीएस है। नव स्टार मतलब होता है नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड रेंजिंग। नेविगेशन सिस्टम जो टाइम और रेंजिंग के साथ है। ठीक है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम लास्ट में देंगे। जीपीएस के लाभ, जीपीएस आपको हर मोड के लिए सही रास्ते का मार्गदर्शन करता है। जीपीएस से सटीक सर्वेक्षण कर सकते हैं। जीपीएस के साथ मैनुअल माप आसानी हो जाती हैं। जीपीएस हर मौसम में काम कर सकता है। यह आसपास की दुकानों, होटलों की लोकेशन पता करता है। जीपीएस की हानि क्या है, कभी कभी इमारतों, पेड़ों, चुंबकीय तूफान जैसी रुकावटों से जीपीएस सिग्नल बाधित हो जाता है। बैटरी डाउन होने पर भी, बिजली की आपूर्ति की कमी होने पर भी काम नहीं करता। ऐसे मामलों में आप बैकअप मानचित्र और दिशाओं पर डिपेंड हो जाते हैं। किसी भवन या इमारत के आसपास की स्थानीय जलवायु में भिन्नता को सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। अब देखो आगे जीपीएस के बारे में। ईडीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक, एक सेकंड यार, इससे पहले एक पेज रह गया यार, सॉरी, ये पेज रह गया बाबू, ये वाला देखो, पढ़ा दे रहा हूँ मैं, घबराओ मत। किसी दूर स्थान या ऊंचाई से पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है या सेंस करता है, वो है रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट या ऊंचाई पर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट की मदद से पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। क्या कह रहा है, सैटेलाइट या ऊंचाई पर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट के द्वारा पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। बॉर्डर एरिया में या चाइना की गतिविधि का जानकारी किससे आती है, रिमोट सेंसिंग से। पृथ्वी के किसी एक भाग की बार बार मॉनिटरिंग करने से उस स्थान विशेष पर होने वाले बदलाव को कहते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग पता करते हैं। ठीक है, फोटोग्रामेट्री की मदद से किसी स्थान का मैप 3D मॉडल में बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक, आगे देखो अब। ईडीएमआई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टोटल स्टेशन देख लेते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, मतलब ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट और ईडीएम के कॉम्बिनेशन से बनता है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन एक ईडीएम आधारित उपकरण है, और इसका यूज हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लोप तीनों प्रकार डिस्टेंस मापने के लिए करते हैं। टोटल स्टेशन में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं भाई, ऑटो कैड होता है एक, तो एक ऑटो सिविल, ऑटो प्लॉटर, ऑटो कैड, ऑटो सिविल, ऑटो प्लॉटर। टोटल स्टेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, जिसका यूज
4000 पॉइंट्स तक डाटा स्टोर करने में करते हैं। कोण मापते वक्त टोटल स्टेशन में गलती की गुंजाइश 2 फुट से 6 फुट होती है। टोटल स्टेशन में डाटा का डायरेक्ट यूज करने वाले 3 सॉफ्टवेयर होते हैं और इनडायरेक्ट यूज करने वाले अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। टोटल स्टेशन में डाटा का डायरेक्ट यूज करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं सर्फर, कौन से? सर्फर, ऑटोकैड, आर्क जीआईएस, सर्फर, ऑटोकैड, आर्क जीआईएस। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल स्टेशन में डेटा का इनडायरेक्ट यूज करने वाले सॉफ्टवेयर निम्न है। टोटल स्टेशन में डेटा का इनडायरेक्ट यूज करने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं? स्टैड प्रो, ऑटोडेस्क रिवेट और प्राइमवेयर। दोबारा देखो, टोटल स्टेशन में डेटा का इनडायरेक्ट यूज करने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं? स्टैड प्रो, ऑटोडेस्क रिवेट, प्राइमवेरा। नेक्स्ट, इसलिए ऑटोडेस्क रिवेट वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम टोटल स्टेशन में डेटा का डायरेक्ट तरीके से प्रयोग नहीं करते क्योंकि ऑटोडेस्क रिवेट इनडायरेक्ट में आता है। अगर आप टोटल स्टेशन के साथ काम कर रहे हैं तो यह निरपेक्ष निर्देशांक दे सकता है। टोटल स्टेशन से किसी भी पॉइंट की हाइट ज्ञात की जा सकती है। एक्स्ट्रा देखो, जीआईएस के घटक कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट, यूजर और विधियाँ। कौन से होते हैं देख लो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट, यूजर, विधियाँ। ऑप्टिकल स्क्वायर का सुधरा हुआ रूप होता है सेक्सटेंट। सेस्मिक लोड को चेक करते हैं अर्थक्वेक के लिए। शून्य वृत्त का एरिया होता है पाई कोष्टक में L स्क्वायर R स्क्वायर 2Al। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज सेंटरिंग में करते हैं वह ऑप्टिकल प्लमनेट। वे उपकरण जो परावर्तक उपकरणों के अंदर आते हैं के अंतर्गत आते हैं वे आते हैं कौन से हैं? लैंड रेंजर, बॉक्स सेक्सटेंट, प्रिज्मेटिक कंपास। लैंड रेंजर, बॉक्स सेक्सटेंट, प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट, कितना बचा है यार? 3 पेज बचे हैं देखो। कहाँ चला गया? रिमोट सेंसिंग तकनीक द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करके नॉन विजुअल पार्ट की भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आई बात समझ? रिमोट सेंसिंग तकनीकी का प्रयोग करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करके नॉन विजुअल जो पार्ट को दिख नहीं रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा। C/A का मतलब होता है कोड्स एक्विजिशन कोड। C से कोड्स, A से एक्विजिशन कोड। तो C/A कोड होता है ना, ये L1 सिग्नल का प्रयोग करता है। C/A कोड का यूज सिविलियन पोजीशन को दर्शाने के लिए करते हैं। C/A कोड की आवृत्ति 1023 मेगाहर्ट्ज होती है C वाले की। और P/C को क्या बोलते हैं? प्रिसीजन कोड या P कोड। ठीक है। और P कोड की आवृत्ति 10.23 मेगाहर्ट्ज। P कोड जो है C कोड से 10 टाइम इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है। P कोड में L1 L2 दोनों टाइप का सिग्नल प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और P कोड और C/A कोड आपस में लंबा जुड़े होते हैं। दोबारा देखो, P कोड में L1 L2 दोनों टाइप के सिग्नल प्रयोग किए जाते हैं और P कोड और C/A कोड आपस में लंबा जुड़े रहते हैं, लंबवत। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी। देखो, इन डोमेस्टिक वायरिंग ए स्विच इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द डोमेस्टिक मतलब घरेलू वायरिंग में एक स्विच को हम कहाँ पे लगाते हैं? लाइव वायर से। लाइव वायर मतलब होता है जिसमें करंट आ रहा है, उससे हम स्विच को लगाते हैं। डोमेस्टिक वायरिंग में स्विच को किससे जोड़ते हैं? लाइव वायर से। ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक। ये कह रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान क्या है जो इलेक्ट्रिकल शॉक से हमको बचाता है या इलेक्ट्रिकल शॉक को अवॉइड करता है? तो वह है सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी में कभी करंट नहीं आता। द कंडक्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी ऑफ। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो कंडक्टर यूज करते हैं उसे क्या, वो किसका बना होता है? वो कॉपर का होता है। इन वायरिंग सिस्टम चीपेस्ट एंड सिंपल मेथड
वायरिंग का सबसे सस्ता और सबसे चीप मतलब कौन सा है? वह क्लीट वायरिंग, जो टेम्परेरी वायरिंग होता है। ठीक है, क्लीट वायरिंग सबसे सस्ता है। द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट बी लेस देन। बिल्डिंग का अर्थ से, जैसे मान लो आपकी बिल्डिंग यहाँ पे है और अर्थ आपका बिजली का करंट यहाँ पे आपने काट रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1.5 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टर टू चेक वेदर स्विच आर कनेक्टेड इन फेज लाइन केबल और नॉट। ये कह रहा है ऐसा कौन सा टेस्ट है जो किया जाता है चेक करने के लिए कि स्विच जो है वो फेज लाइन से या केबल लाइन से कनेक्टेड है या नहीं है। स्विच फेज लाइन या केबल लाइन जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो वो होता है पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट। मेटल्स, धातु में जो आग लगती है वो क्लास डी की फायर होती है। विच टाइप ऑफ वायरिंग गिव्स मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन। किस प्रकार की वायरिंग बहुत ज़्यादा जो है कि मैकेनिकल और फायर प्रोटेक्शन प्रदान करती है? वो कंड्यूट वायरिंग, मतलब इसमें आग नहीं लगती। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लोड इन सब सर्किट। सब सर्किट में मैक्सिमम लोड कितना आता है? 808। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सब सर्किट। एक सब सर्किट में कितने नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं? 10। द लाइट ब्रैकेट्स शुड बी फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ 2 से 3 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। याद रखना, जो लाइट ब्रैकेट होते हैं ना, उसको फिक्स किया जाता है कितनी हाइट पर? ज़मीन से 2 से 3 मीटर की हाइट पर। लाइट ब्रैकेट को ज़मीन से 2 से 3 मीटर की हाइट पर फिक्स किया जाता है। सॉकेट आउटलेट शुड बी इंस्टॉल्ड आइदर 0.25 और 1.3 मीटर अबव फ्लोर। ये कह रहा है सॉकेट आउटलेट को ज़मीन से कितने ऊपर लगाते हैं? या तो 0.25 या 1.3 मीटर सॉकेट आउटलेट को। ए स्विच शुड बी इंस्टॉल्ड एट एनी हाइट ऑफ 1.3 मीटर अबव द फ्लोर। ये कह रहा है एक स्विच को इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है फ्लोर लेवल से 1.3 मीटर की हाइट पर। स्विच को कहाँ लगाते हैं? 1.3 मीटर की हाइट पर। द केसिंग विल बी रन एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर ऑफ रूम ग्राउंड लेवल। रूम के ग्राउंड लेवल से 30 मीटर की हाइट पर केसिंग चलता रन करता है, केसिंग को लगाया जाता है 30 मीटर की हाइट पर। फॉर फ्लेक्सिबल वायर द मिनिमम साइज। फ्लेक्सिबल वायर का साइज क्या होता है? 14/0.193 मीटर। 14/0.193 मीटर। द मिनिमम साइज ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग मस्ट नॉट बी ऑफ ए साइज लेस देन 1/1.2 mm इन कॉपर और 1.40 mm एल्यूमिनियम। ठीक है रहा, हमको साइज बताना है कंडक्टर का जिसका यूज हम घरेलू वायरिंग में करते हैं। उसका साइज, अगर वो कॉपर का बना है कंडक्टर तो उसका साइज 1/1.2 mm से कम ना हो। ठीक है, और अगर वो एल्यूमिनियम का बना है तो उसका साइज कंडक्टर का 1/1.40 होना चाहिए। 1/1.40 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पर लास्ट पेज है जी, ध्यान देना इसको थोड़ा सा। यह वायरिंग के नाम है, इधर टेम्परेरी कौन सी है और परमानेंट कौन सी है, और इधर नाम है वायरिंग का, उसका यूज देखेंगे। देखो टेम्परेरी कौन सी होती है? फ्लेक्सिबल वायरिंग और क्लीट वायरिंग दोनों टेम्परेरी होती हैं। ठीक है, और कौन सी होती है? ठीक है, दो ही होती हैं। टेम्परेरी वायरिंग कौन सी? फ्लेक्सिबल और क्लीट, और बाकी जो बच गई सारी परमानेंट होती है। कौन सी? केसिंग केपिंग, बैटन वायरिंग, पीवीसी वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड, कंड्यूट, पीवीसी, बैटन, केसिंग, केपिंग। ठीक है, ये सारी परमानेंट है। और टेम्परेरी कौन सी है? फ्लेक्सिबल और क्लीट। दो को याद कर लो, बाकी सब अपने आप परमानेंट हो जाएंगे। तो देखो जो टेम्परेरी वायरिंग है, फ्लेक्सिबल वायरिंग, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका यूज़ सजावटी कार्यों में, डेकोरेटिव पर्पज से करते हैं, शादियों में और मेला में, फेयर में। ठीक है, फ्लेक्सिबल वायरिंग जो होती है टेम्परेरी होती है, शादियों में, मेले में, क्योंकि वो टेम्परेरी होती है ना, हट जाती है। दूसरी टेम्परेरी है क्लीट वायरिंग। इसका भी हम टेम्परेरी वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे छोटे दुकान हो गई
या कोई आवासीय बिल्डिंग हो गई, ठीक है, जहाँ पर आपको वायरिंग मैक्सिमम 1 साल तक लगानी है, बैठा देनी है। अब पढ़ेंगे परमानेंट। इसमें पहला आता है केसिंग कीपिंग। इसका प्रयोग हम ज़्यादातर लाइट और पंखा, ठीक है, किसी दुकान में या घर में लाइट और पंखा की फिटिंग करने के लिए केसिंग कीपिंग वायरिंग प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे बैटन वायरिंग। ये शॉपिंग मॉल में, घरों में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगाते हैं। पीवीसी वायरिंग जो है ये जहाँ पर नमी होती है वहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है, डैम्प प्लेस पर, जो क्योंकि वाटर प्रूफ होती है और अग्निरोधी भी होती है, ठीक है। जब पानी का भराव हो या अग्निरोधी जगह हो, वहाँ पर जहाँ आग लगने की संभावना हो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं पीवीसी वायरिंग का, क्योंकि ये बच जाती है उससे। नेक्स्ट हमारी परमानेंट वायरिंग वो कंड्यूट वायरिंग। इसका प्रयोग गोदाम में, गोदाम होते हैं, गोदाम सामान रखा रहता है, अंडरग्राउंड गोदाम, सिनेमा हॉल, वर्कशॉप, इंडस्ट्री, अंधेरी वाली जगह पर कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग का प्रयोग हॉस्पिटल और ड्राइंग रूम और वर्कशॉप में करते हैं। कंसील्ड कहाँ पे करते हैं? हॉस्पिटल, ड्राइंग रूम, वर्कशॉप। ठीक है, पेंसिल पढ़ते हैं। देखो 3H और 2H पेंसिल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अगर क्वेश्चन में 3H दिया है, 2H भी दिया है, तो पहले हम किस प्राथमिकता देंगे? 3H को पहले टिक लगाएंगे, ठीक है। अगर 3H नहीं है तब 2H लगाएंगे। अब कहाँ कहाँ पे करते हैं देखो, या समझो चित्र से। इस चित्र में देखो, पहले लाइन पढ़ लेते हैं, देखो एक एक करके। सेंट्रल लाइन, ठीक है, सेंट्रल लाइन कैसी होती है? ऐसे, ये, ठीक है। सेंट्रल लाइन में 3H 2H का प्रयोग करते हैं। एक्सेस लाइन कैसी आती है? ऊपर से आती नहीं जाती है एक्सेस लाइन, ठीक है। जो कोई आकृति है, डब्बा है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सारी आकृतियों को, ठीक है। हिडन लाइन, अब इस डब्बे को सामने से देखोगे तो कुछ अंदर ऐसी आकृतियाँ होंगी जो दिखेंगी नहीं, तो डैश 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 हिडन लाइन, डॉटेड लाइन इसमें जाती है। सेक्शन कैसे काटते हैं? सेक्शन ऐसे, सेक्शन लाइन भी इसी में आ जाती है, ठीक। हैचिंग लाइन, मान लो कोई ऐसे है तो इसमें हैचिंग कर दी हमने, हैचिंग लाइन भी इसी में आ जाती है, ठीक है। नीचे देख लो, कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन कैसी होती है बताओ? कटिंग प्लेन लाइन कैसी होती है? मतलब किसी को बीच से काट देना, ठीक है, तो वो भी 3H 2H से बनती है। और ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन का काम भी वही है, सेम, काट देना, ठीक है। ब्रेक लाइन, कटिंग प्लेन एक जैसी है। डायमेंशन लाइन, देखो यहाँ पर डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, इस आकृति के डायमेंशन ऐसे लिखेंगे, यहाँ ऊपर डायमेंशन लाइन हो गई। अब डिवाइडिंग लाइन, ये भी डिवाइडिंग लाइन हो गई, ठीक है। जो लाइन सेंटर से जाती है मैक्सिमम सारी इसी में आती हैं। ब्रेक लाइन, ब्रेक भी ऐसे तोड़ना होता है बीच में से, ठीक है। और मिडिल लाइन तो सेंटर से जा ही रही है, दिख रहा है आपको। और फाइन ड्राइंग, एक याद करना था बस, बाकी सब याद हो गया होगा। भाई किसी भी आकृति के अंदर से जाने वाली सारी लाइनें होती हैं कि नहीं होती हैं बताओ? देखो दोबारा देख लेते हैं। सेंट्रल लाइन, एक्सेस लाइन, ठीक है, सेंट्रल लाइन, एक्सेस लाइन, हिडन लाइन, जो डॉटेड लाइन कहते हैं, सेक्शन लाइन, हैचिंग लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, ब्रेक लाइन, डायमेंशन लाइन, डिवाइडिंग लाइन, मिडिल लाइन और फाइन ड्राइंग, इन सब में 3H 2H का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल लाइन वर्क के लिए कौन सी पेंसिल प्रयोग करते हैं? 1H और 2H, ठीक है, जनरल लाइन वर्क के लिए। नेक्स्ट, सबसे हार्डेस्ट पेन कौन सी है? 9H है, ठीक है। और एक्सट्रीमली हार्ड बोले तो 4H, 5H, 6H। इधर से वेरी हार्ड में 3H आती है और हार्ड में 2H, ठीक है। और मॉडरेटली हार्ड में H आती है, H। फिर में F, ठीक है। मीडियम हार्ड कौन सी होती है? HB पे रट लो, मीडियम हार्ड पेंसिल HB होती है, ठीक है। अब यहाँ से तो हम पढ़े थे H के बारे में, देखो HB हो गया, इसके बाद F, फिर H, 2H, 3H, 4, 5, 6, 9H, ठीक है। ऐसे ही अब नीचे देखेंगे B वाला, B वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो B को बोलते हैं मॉडरेटली सॉफ्ट एंड ब्लैक, क्योंकि हर B जब भी आएगा ना तो सॉफ्ट ब्लैक तो पक्का आना ही है। तो यहाँ देखो सिर्फ 2B के लिए
सॉफ्ट एंड ब्लैक। 3 पेंसिल कैसी होती है? सॉफ्ट ब्लैक तो होती है, साथ में वेरी लग जाता है, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी ब्लैक, वेरी सॉफ्ट एंड ब्लैक 3B। और 4, 5, 6B में क्या होता है? वेरी सॉफ्ट एंड वेरी ब्लैक। ठीक है, दोनों वेरी वेरी लगता है। और सॉफ्टेस्ट पेंसिल 7B होती है। दोबारा देखो ऊपर से, सिर्फ बी रहेगा ना तो मॉडरेट हो जाती है। कैसे? मॉडरेट सॉफ्ट ब्लैक। और 2B के लिए सॉफ्ट एंड ब्लैक। और जो वेरी जुड़ जाता है बस सॉफ्ट ब्लैक में 3B के लिए। और 2 बार वेरी वेरी किस में आता है? सॉफ्ट ब्लैक किसके लिए? 4, 5, 6 के लिए। और सॉफ्टेस्ट 7B। याद देख लो यार, हमने पहले बी लिखा, इधर HB लिखा और F लिख दिया। अब यहाँ से दोबारा देखो, हमने क्या किया, बीच में लिखा HB लिख दिया। इधर 1B 2B, 1B से लेके 7B तक लिख दिया। इधर 1H से लेके 9H तक लिख दिया। बस हमको HB के बगल में F लिख देना है बस। अब देखो, शॉर्ट डैश लाइन किससे बनाते हैं? 2H से। शॉर्ट डैश लाइन किससे बनाई जाती है? 2H पेंसिल से। और याद है क्या, एक होती है लॉन्ग चेन थिक एट एंड से वाली, जो किनारे पर मोटी होती है, बीच में डैश होती है, तो इसमें ये 2H से। तो शॉर्ट डैश लाइन और किनारे पर मोटी वाली लाइन जो होती है वो भी 2H से बनती है। और 2H से कौन सी बनती है? कंटिन्यूअस थिन लाइन। जितनी भी थिन लाइन होती है पतली पतली, सारी की सारी 2H से बनती है। ठीक है, अब आगे देखो ऐसा ही, यहाँ पे कंटिन्यूअस थिन हो गया, फिर आगे कंटिन्यूअस थिन वेवी लाइन या शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये भी 2H से बनती है। शॉर्ट ब्रेक लाइन 2H से बनती है क्योंकि वो कंटिन्यूअस थिन होती है। फिर आगे कंटिन्यूअस थिन देखो आगे ना, तो ये 2H से बनेगी, लेकिन जिगजैग इस बार, इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन भी कहते हैं। कंटिन्यूअस थिन विद जिगजैग क्या कहते हैं? लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब थिक, जितनी भी थिन लाइन थी 2H से बन गई। अब पढ़ेंगे थिक मोटी लाइन। ठीक है, और वैसे भी मोटी लाइन कहाँ पर करते हैं? किसी भी आकृति की बाउंड्री को दर्शाने के लिए, डार्क दिखाने के लिए, तो HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं, HB। कंटिन्यूअस थिक लाइन मतलब मोटी लाइन जो होती है कंटिन्यूअस HB से बनती है, या बॉर्डर लाइन हो गई, बाउंड्री लाइन हो गई HB से। ए टाइप की लाइन जो होती सारी HB से बनती है, मोटी मोटी। ठीक है, थिक लाइन H, देखो यहाँ सिर्फ थिक लाइन बोल देगा तो H से बनेगी। शॉर्ट डैश लाइन भी H से। शॉर्ट डैश लाइन में 1 mm का गैप होता है और डैश की लंबाई 3 mm होती है। शॉर्ट डैश लाइन H पेंसिल से, थिक लाइन भी H पेंसिल से। अब थिन लाइन, ये H और 2H दोनों से बनती है। लाइट हल्की लाइन, देखो थिन लाइन और लाइट लाइन दोनों ही H 2H, 1H 2H 1H 2H से बनती है। अब देखेंगे डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग करने के लिए हमेशा HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। देखो डायमेंशन लाइन बोलता तो 3H 2H वाला पहले पेज में, ठीक है। डायमेंशनिंग है, डायमेंशनिंग HB पेंसिल से करते हैं, डार्क। तो डायमेंशन भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी होनी चाहिए ना, तो HB पेंसिल से। ब्रेक लाइन पढ़ चुके हैं पीछे भी, ब्रेक लाइन जो है 2H 3H से बनती है। ठीक है, राइटिंग नोट्स, अगर आपको नोट्स लिखना है तो HB पेंसिल से। भाई नोट्स लिखोगे तो डार्क लिखोगे ना, HB से। ऑब्जेक्ट लाइन ये भी HB से बनेगी। नेक्स्ट एरो हेड, ठीक है, एरो हेड हुआ, और मतलब तीर का हेड, और डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन सेक्शन। तो याद रखना डायमेंशन लाइन जो है ना वो 3H 2H से भी बनती है और H से भी बनती है। ठीक है, तीनों H से बनती है, 1H 2H तीनों से बनती है। एरो हेड भी H से बनता है, सेक्शन लाइन H से, और एक्सटेंशन लाइन H से। देखो डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन साथ साथ बोली जाती हैं तो ये H से बनेंगी। एरो हेड और सेक्शन लाइन भी H से बनेगी, H से। आर्टिस्ट लोग स्केचिंग करते हैं, शेडिंग करते हैं, और वो उनके पास B1 से लेके B7 तक 7B तक पेंसिल होती हैं। टाइटल लिखना हो या रफ वर्क करना हो, टाइटल और रफ वर्क करने के लिए HB पेंसिल, क्योंकि टाइटल थोड़ा गाढ़ा मोटा होना चाहिए। आउटर लाइन भाई सिंपल सी बात है, HB पेंसिल से बनाते हैं। अगर HB नहीं है तो 2H से बनाएंगे। नंबरिंग, भाई HB और 2H दोनों दे रखा हो ना
तो आउटर लाइन के लिए 2H का उपयोग करेंगे, बाकी HBA करते हैं। अब नंबरिंग, आपको नंबर लिखना है, अंक गणती है, तो H पेंसिल, प्रोजेक्शन लाइन H पेंसिल, लीडर लाइन H पेंसिल, रेफरेंस लाइन H पेंसिल। देखो नंबरिंग में, प्रोजेक्शन लाइन बनाने में, लीडर लाइन बनाने में, रेफरेंस लाइन बनाने में, ठीक है, और इधर ड्राइंग में, और इधर सर्कल स्क्वायर आर्क बनाने में, सब में एच 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 एच, ठीक है। और ड्राइंग में भी एच का रट लो, ड्राइंग में एच, सर्कल स्क्वायर आर्क बनाने में एच, रेफरेंस लाइन, लीडर लाइन और प्रोजेक्शन लाइन, नंबरिंग सब में एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लास्ट है ये पेज, फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए 3H और 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। फॉर लेटरिंग एंड ऑब्जेक्ट लाइन, लेटरिंग और ऑब्जेक्ट लाइन के लिए H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। और सामान्य कार्य में 1H, 2H और HB। जनरली आप कौन सी पेंसिल यूज करोगे सामान्य कार्य में? 1H, 2H और HB। फ्री हैंड वर्क, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्री हैंड वर्क के लिए HB पेंसिल, स्केचिंग में भी HB, ठीक है। अब आउटर लाइन बनानी हो, विजुअल लाइन बनानी हो, बड़ी बड़ी बनाते हैं ना HB से, फिनिशिंग लाइन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशनिंग करनी हो, लेटरिंग करनी हो, एरोज बनाना हो, तो सबके लिए HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। फोर यूज्ड कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, सेंटर लाइन, इन सब के लिए 2H पेंसिल प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन और सेंटर लाइन 2H। फॉर ड्राइंग मिनट डिटेल्स, इसके लिए 3H 4H। फॉर शेडिंग, शेडिंग करने के लिए B पेंसिल का प्रयोग करते हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए 3H का। दिमाग मेरा बहुत ख़राब हो रहा है, तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। दो बार तो मेरी फील्ड हो गया, पता नहीं क्या हुआ इसमें। लेटरिंग कितने प्रकार की होती है? लेटर्स होते हैं, लिखते हैं जो, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। टाइप A और टाइप B, ठीक है। टाइप A लेटर्स की हाइट क्या होती है? 3.5, 7 और 14। और टाइप B की 2.5, 5, 10, 20, 2.5, 5, 10, 20। टाइप A लेटर्स की थिकनेस कितनी होती है, मोटाई? H/14। और टाइप B की H/10। तो जल्दी पढ़ रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया, कई बार पढ़ दिया मैंने, मूड ख़राब हो गया मेरा बहुत। अगर किसी अक्षर की ऊंचाई 20 mm है, तो उसकी थिकनेस क्या होगी, मोटाई क्या होगी? तो ये कैसे निकालेंगे? ये 20 दे रखी है हाइट, ठीक है। तो ये किस में आ गई? ये टाइप बी अक्षर हो गया। टाइप बी में क्या होते हैं? H/10 लेते हैं। ये आ गई 2 mm, ठीक है। अब हम बढ़ते देखेंगे अक्षरों की। आई देखो, आई फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो मतलब 1D हो जाएगा। आई एक जैसे लग भी रहा है, 1D, इसकी बढ़त हो जाएगी आई की। JL जल, हमको एक दिन में 5 लीटर पानी पीना चाहिए, तो 5D हो गया। CEF, ये 6 आ रहा है, F 6 नंबर पे आता है, तो 6D हो जाएगा बढ़त, ठीक है। M की बढ़त होती है 9D और W की 12D। AQVXY, AQVXY इसकी होती है 8D, और बाकी जो बच गया सबकी 7D होती है। क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर E अक्षर की हाइट 10 mm दे रखी है, तो उसकी थिकनेस बताइए और बढ़त बताइए। तो आप खुद देखिए, हाइट 10 दी है, इसका मतलब जो टाइप B अक्षर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 है ना, तो 10/10, तो ये 1 आ गई। एक तो आएगी इसकी थिकनेस, और विड्थ का क्या है, ई अक्षर 6D हो जाएगा। ई जो 6D होता है विड्थ, 6 × 1 = 6 आ जाएगा। H हाइट दे रखी है 7 mm, ठीक है। तो अक्षर जेड है, उसकी विड्थ थिकनेस बतानी है, तो पहले थिकनेस देख लेते हैं। तो जेड अक्षर है और H 7 दे रखा है, इसका मतलब टाइप A अक्षर है, तो 7/14 हो जाएगा, तो 1/2 मतलब 0.5 आ गई थिकनेस। और वृत्त कैसे निकालेंगे? और जेड अक्षर के लिए वृत्त क्या होती है? 7D, तो 7 × 0.5 कर देंगे, तो 3.5 आंसर आ जाएगा। सिंगल स्ट्रोक लेटर का टाइप क्या होता है? रोमन, इटालिक और टेक्स्ट। ये रोमन, इटालिक, टेक्स्ट जो है ना, ये सिंगल स्ट्रोक लेटर की स्टाइल है।
टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ लेटर, लेटर की लिखने की स्टाइल पूछी ना, स्टाइल दो होती हैं, एक डबल स्ट्रोक या सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, डबल स्ट्रोक का टाइप कौन सा हो गया, गोथिक, और सिंगल स्ट्रोक का रोमन इटैलिक टेक्स्ट। ये होता है टेक्स्ट, देख लो नीचे वाला होता है गोथिक डबल वाला, और सिंपल और तिरछा लिखा है तो इटैलिक, और सीधा सीधा सिंपल लिखा है तो रोमन। सिंगल स्ट्रोक लेटर होते हैं पतले और डबल स्ट्रोक लेटर मोटे होते हैं। टाइप ए अक्षरों में दो अक्षरों के बीच की दूरी होती है 2/10 mm। टाइप ए जो के अक्षर होते हैं इसमें दो अक्षरों के बीच की दूरी 2/10 और दो शब्दों के बीच की दूरी 6/14। ठीक है, और दो आधारों के बीच की दूरी 10/14। आई बात समझ, कैसे याद करेंगे, 2/10, 6/14 और 10/14। ठीक है, ये अक्षरों की बीच की दूरी, ये शब्दों की और ये आधार की। ऐसे ही टाइप बी का देख लेते हैं। टाइप बी में अक्षरों की बीच की दूरी होती है 2/10। ठीक, और शब्दों के बीच की दूरी क्या होती है 7/10, और सॉरी अक्षरों के बीच की 2/10, शब्दों के बीच की दूरी 6/10 और आधारों की बीच की दूरी 7/10। नीचे 10 रहेगा हर बार, ऊपर रहेगा 2, 6, 7, 2, 6, 7। ड्राइंग में लेटरिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है लेटरिंग। ठीक है, पढ़ चुके हैं शुरुआत में। कुछ भी मान लो, सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक वाला मान लो, चाहे वो फर्स्ट वाला मान लो, टाइप ए टाइप बी, 2 ही प्रकार की होती है। सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग को लिखा जाता है गाइडलाइंस के बीच में। याद रखना, कैपिटल लेटर जो होते हैं इसके लिए कितनी गाइडलाइंस होती हैं, 2, और लोअर केस लेटर की गाइडलाइंस 4। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आमतौर पर किस लेटरिंग का यूज़ किया जाता है जो पढ़ने में आसान हो, सिंगल स्ट्रोक का। सजावट और विशेष आवश्यकताओं के लिए लेटरिंग होती है डबल स्ट्रोक। अक्षरों अक्षरों के लिखने की शैली के आधार पर वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। अक्षरों के लिखने की शैली के आधार पर वर्गीकरण 4। वर्टिकल लेटर का रेशियो 7:4, 7:5 और इनक्लाइन लेटर का रेशियो 5:4 होता है। अब हम इसमें देखेंगे पुलिया, एक सुरंग जैसी संरचना जिसे सड़क और रेलवे ट्रैक के नीचे से पानी के प्रवाह के लिए बनाते हैं। एक सुरंग जैसी संरचना जो सड़क और रेलवे के नीचे, ट्रैक के नीचे पानी के प्रवाह के लिए बनाते हैं उसे कलवर्ट कहते हैं। पुलिया, कलवर्ट की लंबाई आमतौर पर कितनी लेते हैं, 6 मीटर से कम या 8 मीटर से कम। आर्च कलवर्ट का स्पान होता है 2 से 6 मीटर, आर्च का 2 से 6 मीटर। और रेक्टेंगुलर बॉक्सनुमा आकृति की पुलिया, देखो आयताकार बॉक्सनुमा आकृति किस पुलिया की होती है, तो बॉक्स कलवर्ट की। बॉक्स कलवर्ट की आकृति कैसी होती है, आयताकार बॉक्सनुमा। और बॉक्स कलवर्ट सबसे ज़्यादा कौन सा प्रयोग किया जाता है, आरसीसी वाला। बॉक्स कलवर्ट का निर्माण किस तरह की कंक्रीट से करते हैं, प्रीकास्ट आरसीसी कंक्रीट से। नेक्स्ट, छोटी नदियों या धाराओं को सड़कों या रेलवे बांधों के नीचे से पाइप द्वारा निकाला जाता है, उसे पाइप कलवर्ट कहते हैं। पाइप कलवर्ट का डायमीटर होता है 300 mm। जब समतल क्षेत्र, जो फ्लैट क्षेत्र है वहाँ पर निश्चित जल प्रवाह मार्ग न हो तब कौन सी पुलिया लगाते हैं, पाइप पुलिया। भाई समतल क्षेत्र है तो पानी उधर भाग सकता है, तो उसको उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ठीक है, और प्रवाह मार्ग सही से नहीं है तो वहाँ पे ये पाइप पुलिया प्रयोग की जाती है। पाइप पुलिया में पाइप का स्लोप 1/1000 होता है। साधारण प्रकार की स्लैब पुलिया का यूज कितने स्पान के लिए करते हैं, 2.5 से 3 मीटर। साधारण प्रकार की स्लैब पुलिया का यूज कितने स्पान के लिए, 2.5 से 3 मीटर। आरसीसी डेक स्लैब पुलिया को कितने स्पान के लिए करते हैं, आरसीसी डेक स्लैब पुलिया का डिजाइन 8 मीटर तक करते हैं। सबसे सस्ता प्रकार का पुलिया होता है स्कपर। जब क्रॉस करने वाली धारा की चौड़ाई, ठीक है, 900 से लेके 1000 mm होती है तब स्कपर पुलिया प्रयोग किए जाते हैं। पुल का निर्माण हमेशा साइट पर करते हैं और पुलिया का निर्माण इन सीटू मतलब पूर्व निर्माण किया जाता है। पानी को सड़क या रेलवे के नीचे से गुजारने के लिए पुलिया बनाते हैं। पुल का निर्माण 20 मीटर से अधिक हाइट पर और पुलिया का निर्माण 20 फुट से कम हाइट पर करते हैं। पुलिया के 4 प्रकार होते हैं। जहाँ पर नहर या धारा का तल पर्याप्त रूप से दृढ़ होता है तो वहाँ पर स्लैब कलवर्ट बनाते हैं।
जहाँ पर तल नहर का धारा का दृढ़ होता है तो स्लैब कलवर्ट। और बॉक्स कलवर्ट का निर्माण वहाँ किया जाता है जहाँ पर मिट्टी नरम होती है। इस प्रकार की पुलिया का यूज 3 मीटर एकल स्पान के लिए और 6 मीटर दोहरे स्पान के लिए करते हैं, वो है बॉक्स कलवर्ट। ऐसी पुलिया जो निर्माण के दौरान यातायात में कम बाधा उत्पन्न करती है वो हुई बॉक्स कलवर्ट। बॉक्स कलवर्ट निर्माण में कम से कम बाधा, यातायात में कम से कम बाधा उत्पन्न करती है बॉक्स कलवर्ट। छोटे स्पान के लिए बॉक्स कलवर्ट का निर्माण किस मेटेरियल की स्लैब से करते हैं? स्टोन की स्लैब से। पुल का निर्माण यातायात के आवागमन हेतु किया जाता है और पुलिया का निर्माण पानी के निकास के लिए सही है। पुलिया में फर्श होता है, छत होती है, दीवार होती है, लेकिन पुल में विंग वॉल होती है, बाकी वो कुछ नहीं होता फर्श। छोटा पुल जो माइनर पुल होता है वो 8 से 30 मीटर लंबा होता है और मेजर बड़ा पुल 30 से 120 मीटर और लंबा पुल जो होता है 120 से ज़्यादा। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये जो हमारा है आर्च बनी हुई है तो आर्च कलवर्ट हो जाएगा। नीचे वाली स्लैब पड़ी हुई है तो स्लैब कलवर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये पाइप कलवर्ट है और ये यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है तो बॉक्स कलवर्ट हो जाएगा। अब पढ़ेंगे इसमें फील्ड बुक। फील्ड बुक का साइज होता है 20 गुणा 12 सेंटीमीटर। 20 गुणा 12 सेंटीमीटर। फील्ड बुक कहाँ से खुलती है? लंबाई में खुलती है। फील्ड बुक के 2 प्रकार होते हैं, सिंगल लाइन फील्ड बुक, डबल लाइन फील्ड बुक। फील्ड बुक में क्या क्या शामिल होना चाहिए? फील्ड बुक में आपको सर्वे का टाइटल लिखना चाहिए, रिकॉर्ड चेन लाइन की रिकॉर्ड लिखनी चाहिए जितने आपने रीडिंग ली है, नाम लिखो, ठीक है, सर्वेयर का, स्थान का नाम लिखो जहाँ पर आप सर्वे कर रहे हो, सर्वे की तिथि लिखो कब की है, लोकेशन, पार्टी के सदस्यों के नाम लिखे जाते हैं, सब कुछ लिखा जाता है। फील्ड बुक की सावधानियाँ देखो, फील्ड बुक में क्या क्या सावधानियाँ अपनाते हैं। सभी मापों को लेते ही नोट कर लेना चाहिए, बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अधिक लिखने से बचना चाहिए। आंकड़े और हस्तलिपि साफ सपाट होनी चाहिए। अनुक्रमण की रेखाएं, वस्तु रेखा चित्र और नोट्स स्पष्ट होने चाहिए। फील्ड बुक में संदर्भ रेखा चित्र दिए जाने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्टेशन का पता लगाया जा सके। फील्ड बुक में एंट्री पेंसिल से की जानी चाहिए, स्याही से नहीं। यदि कोई एंट्री गलत है या कोई पृष्ठ क्षतिग्रस्त है तो उस पृष्ठ को रद्द कर दें और नई प्रविष्टि से शुरू करें। किसी स्केच, माप या नोट को मिटाने से बचना चाहिए। डबल लाइन फील्ड बुक को सामान्य कार्य में यूज करते हैं। डबल लाइन फील्ड बुक को सामान्य कार्य में यूज किया जाता है। सामान्य सर्वेक्षण का मुख जंजीर की दिशा की ओर होना चाहिए ताकि बाईं और दाईं ओर की सभी वस्तुओं को बिना किसी भ्रम के दर्ज किया जा सके। प्रत्येक श्रृंखला रेखा को एक अलग पृष्ठ पर दर्ज करना चाहिए। इससे एक पृष्ठ के नीचे से शुरू करके दूसरे पृष्ठ के ऊपर समाप्त करना चाहिए। किसी भी पंक्ति को किसी मध्यवर्ती स्थान से शुरू नहीं करना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ के मध्य में एक लाल रेखा खींची जाती है, इसको सिंगल लाइन फील्ड बुक कहते हैं, ठीक है। फील्ड बुक में सिंगल लाइन डबल लाइन क्या दर्शाती है? चेन लाइन को। फील्ड बुक की रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू करते हैं? अंतिम पृष्ठ से। सिंगल लाइन फील्ड बुक में मुख्य स्टेशन को दर्शाते हैं कॉमा के चिन्ह से और इसी सिंगल लाइन फील्ड बुक में सहायक स्टेशन या टाई स्टेशन को डबल कॉमा दर्शाते हैं ऊपर से। किस फील्ड बुक का यूज महत्वपूर्ण कार्यों में करते हैं? तो सिंगल लाइन फील्ड बुक महत्वपूर्ण कार्यों में। ये हमारा सिंगल लाइन फील्ड बुक का चित्र है। डबल लाइन फील्ड बुक को कहते हैं ब्लू लाइन। ब्लू लाइन। इस प्रकार की बुक में प्रत्येक पृष्ठ के मध्य में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 लाल रेखा खींची जाती हैं तो वो डबल लाइन फील्ड बुक हो जाएगी। डबल लाइन फील्ड बुक के मिडिल में एक ब्लॉक बनता है जो चेन लाइन को दर्शाता है। इससे किस ओर ऑफसेट रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो बाईं ओर दाईं ओर स्केच के साथ। नेक्स्ट है फील्ड बुक में रीडिंग कैसे लिखी जाती है? अंतिम पेज से शुरू होती है और पहले पेज की ओर जारी रहती है। डबल लाइन फील्ड बुक में मुख्य स्टेशनों को और सहायक स्टेशनों को दर्शाते हैं। मुख्य स्टेशनों को ऊपर वाले कोने, मतलब ये वाला कॉमा जो होता है, देख लो चित्र। मुख्य स्टेशन को तो दर्शाते हैं इस ये वाला कॉमा और टाई स्टेशन को ऐसे, ठीक है। चित्र देख लो, तेरे बना हुआ लेफ्ट साइड है डबल लाइन का। फील्ड बुक में शामिल नहीं है, प्लेन टेबल सर्वे नहीं आता इसमें। फील्ड बुक का यूज तुलनात्मक रूप से बड़े पैमाने पर और
सबसे विस्तृत आयाम कार्य के लिए किया जाता है वो सिंगल लाइन फील्ड बुक होती है। कह रहा है किस फील्ड बुक का यूज तुलनात्मक रूप से बड़े पैमाने पर और सबसे विस्तृत आयाम कार्य करने के लिए किया जाता है सिंगल लाइन फील्ड बुक। माइक्रो माइक्रो मैक्रो जलवायु देखेंगे। एक लंबी अवधि के दौरान मौसम के घटकों जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन, गर्मी सब इसके औसत को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु में लंबी अवधि का मतलब होता है 38 वर्ष का समय। एक सामान्य जलवायु के भीतर एक छोटा क्षेत्र होता है जैसे किसी बाग, पार्क, पर्वतीय क्षेत्र या बिल्डिंग की जलवायु, इसे सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। भैया वो सामान्य जलवायु जो किसी बिल्डिंग के आसपास की, पार्क, पर्वतीय क्षेत्र या किसी बाग के आसपास की जलवायु होती है वो माइक्रो जलवायु होती है, सूक्ष्म जलवायु। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठंडे मौसम में रात के समय पर्वतों की उच्च भूमि का तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। अब देखो स्थूल जलवायु, मैक्रो जलवायु, मैक्रो क्लाइमेट, यह किसी बड़े क्षेत्र जैसे देश विदेश इसे इसकी जलवायु होती है। सूक्ष्म जलवायु और स्थूल जलवायु ये दोनों ही भवनों के ऊर्जा प्रदर्शन और पर्यावरण प्रदर्शन दोनों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अब सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र बनने के क्या कारण है? सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र बनता कैसे है? तो इन सब चीज़ों से बनता है। जल निकासी की उपस्थिति की वजह से, शहरी क्षेत्र की उच्च ऊष्मा प्रतिकारक क्षमता की वजह से, पर्वतीय ढलान, वनस्पति की सघनता और मृदा के प्रकार से बनता है सूक्ष्म जलवायु। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इंडस डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो 50 वर्ष में। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान नहीं देती, गलत बात है। और क्या सही इसके बारे में? यह प्रशीतकों के रूप में कार्य करती, सही बात है। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, ये भी सही है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। क्या कह रहा है? समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अक्षर कूट किसका द्योतक है? तो उष्णकटिबंधीय, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ओजोन परत की हाइट 30 किलोमीटर। कार्बन क्रेडिट को किसने शुरू किया? क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट को क्योटो प्रोटोकॉल शुरू किया। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। बैसल समागम का उद्देश्य निम्न में से किसके प्रतिकूल प्रभावों से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करता है? तो बैसल समागम जो है खतरनाक अपशिष्ट से बचाता है। कौन सी एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो वो नाभिकीय शक्ति। बाकी वनीकरण तो है भाई। भारत की जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की 8 मिशनों की जो योजना है उसमें नाभिकीय शक्ति नहीं आता। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना दी थी जोसेफ फोरियर ने। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता हुआ। संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता 21 मार्च 1994। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित है? कृषि। नेक्स्ट है किसने सुझाया था कि पृथ्वी का ध्रुवी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो मिलोकोविच ने। जलवायु दोबारा देख लो। किसने सुझाया था कि पृथ्वी का ध्रुवी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो मिल्टन ने। नेक्स्ट है जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश यूके। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है अक्षांश। कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है? तो निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। जलवायु परिवर्तन के कारण सारे हैं ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। पृथ्वी में वायु की दिशा कैसी होती है? उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी में वायु कैसी चलती है? उत्तरी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज चलेगी, दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस परत में ओजोन होने के कारण ईंधन की खपत कम होती है। पृथ्वी के बारे में क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी।
कि ये कहना चाह रहा है कि चक्रवात की तुलना में इसका आकार छोटा होता है। गलत बात है भाई, प्रति चक्रवात ना चक्रवात बड़ा होता है। और क्या सही है? पहला वाला, प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब उच्च होता है और बाहर कम होता है, और प्रति चक्रवात में वर्षा का अभाव होता है। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? पर्वतीय वर्षा से। वर्षा का व्युत्क्रमण के संबंधित है पर्वतीय वर्षा से। वायुमंडल से गुजरने वाले सूर्य के ताप का कितना परसेंट पृथ्वी से प्राप्त होता है? 51%। और सूर्य के ताप को अवशोषण कौन करता है? CO2। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। पृथ्वी पर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को कहते हैं मौसम विज्ञान। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो में क्या होता है कि सतह को जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है, वो उसे सोख लेता है, बाकी को परावर्तित कर देता है। इसी के अनुपात को कहते हैं एल्बिडो। कपासी मेघ से वर्षा होती है संवहनीय वर्षा। कपासी मेघ से संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है। और सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं पच्छाव स्तरीय। पच्छाव स्तरीय सबसे ऊंचे बादल होते हैं। किस लेयर में तापमान कम से कम रहता है? तो मध्यमंडल। आर्द्रता परिणाम है हवा में नमी की उपस्थिति का। पछुआ हवाएं वे हैं जो बहती हैं भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच। पछुआ हवाएं उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच चलती हैं भूमध्य रेखा के 30-60 डिग्री पर। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों को सही क्रम: क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य और लास्ट में आयन। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन। कौन सी स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर बहती है? तो हिम झंझावात, इसे ब्लिजर्ड कहते हैं। मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने के कारण होता है अधोगामी वायु संचरण। मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का कारण क्या है? अधोगामी वायु चलन। उष्ण तथा सूखा पवन, जिसे समल कहते हैं, जो किसी एक स्थानीय हवा है। कहाँ पाई जाती है समल? मेसोपोटामिया में। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। नेक्स्ट, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक है? तूफानी मौसम का। वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। जब वायु ठंडी शुष्क होती है ना, तब वायुदाब बहुत ज़्यादा होता है। ओजोन रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात की। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी कहाँ है? जामनगर में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002 में। वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन संरक्षण नम भूमि से संबंधित है। रेड डाटा बुक IUCN संगठन का है। साइलेंट वैली परियोजना केरल की है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट। भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है विंध्यन। सर्वाधिक जैव विविधता शांति घाटी में पाई जाती है। नक्षत्र दिवस 24 घंटे में बांटा गया है। जैव विविधता शब्द दिया था वाल्टर जी रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया।